आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्योरम देखने वाले हैं। थ्योरम का नाम है रोशीज थ्योरम। एमएससी के अंदर आती है ये थ्योरम और इसका अब हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एज वेल एज प्रूफ दोनों देखेंगे। पूरा आपको करके आना है इसको। एग्जाम के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आता है एग्जाम्स के अंदर रोशीज थ्योरम। अगर आप एमडीयू किया तो 2015, 16, 18 के अंदर ये आ भी चुका है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? रोशीज थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ f ऑफ z एंड g ऑफ z आर एनालिटिक। अगर f ऑफ z और g ऑफ z क्या हो? एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C। जो आपके पास क्लोज कंटूर है उसके अंदर और उसके ऊपर क्या है? fz और gz एनालिटिक है। कंडीशन क्या दी हुई है? gz का मोड इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ जेड का मोड ऑन सी। देन प्रूव करके दिखाना है कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के पास सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगी। किसके अंदर? इनसाइड सी। ये जो कंडीशन होल्ड करे ये ऑन सी है और हमें जो दिखाना है वो इनसाइड सी दिखाना है। सबसे पहले हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ना तो एफ ऑफ जेड और ना ही एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की कोई जीरो है सी के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसने क्या कहा है कि हमें प्रूव करके दिखाने की एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के सेम नंबर ऑफ जीरोज हैं। कहाँ पर? इनसाइड सी। तो पहला स्टेप हमें इसमें क्या करके दिखाना होगा? प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो दोनों ही फंक्शन है एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, इनकी जो कोई भी जीरो इनकी कोई भी जीरो सी के ऊपर लाई नहीं करती। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड की जीरो है किस पर? एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, मान लिया हमने कि एफ ऑफ जेड की एक जीरो है किस पॉइंट पे? जेड इक्वल टू ए पॉइंट पे ऑन सी। अगर ए पॉइंट पर जीरो है इसका मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर ए पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। एफ ऑफ जेड की ए पॉइंट पे जीरो है इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ऑन सी क्या दी हुई है? जी ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ जेड। अभी हम ऑन सी की बात करें, इनसाइड सी की बात बाद में आएगी। अभी हम सी की बाउंड्री पर बात करें। ठीक है, ये कंडीशन ऑलरेडी होल्ड कर रही है। हमने क्या करना है? जेड को ए पुट कर दिया क्योंकि ए पर बात कर रहे हैं। हमने माना है कि एफ ऑफ जेड की हमने सपोज कर ली ए पे जीरो है। ठीक है, ए पे जीरो होने का मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ जेड है उसकी जगह ए को रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है। हमारे पास क्या आ गया? जी ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ जेड। ए पुट कर दिया, क्या आ गया? जी ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? जीरो। किस केस में? अगर एफ ऑफ जेड की जीरो जेड इक्वल टू ए पर है तब। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इम्प्लाइज, यहाँ से जी ऑफ ए जीरो कैसे आया? क्योंकि जी ऑफ ए का मोड स्ट्रिक्टली लेस देन है जीरो से। मोड में क्या आ जाती है? पॉजिटिव वैल्यू। किसी फंक्शन के मोड की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? कि वो फंक्शन खुद ही जीरो होगा। मोड की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आने का क्या मतलब है? कि वो फंक्शन की वैल्यू खुद ही क्या हो? जीरो। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, क्योंकि ये भी जीरो था और ये भी जीरो था। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए हमारे पास एफ ऑफ जेड मोड किसके इक्वल आ गया? जी ऑफ जेड मोड के एट जेड इज इक्वल टू ए। हम बात किस पे कर रहे हैं? ऑन सी पर। ऑन सी पे आपको पता है कंडीशन क्या होल्ड होनी चाहिए? जी ऑफ जेड का मोड स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ जेड। हमारे पास क्या आ गया? दोनों में इक्वालिटी आ गई। इसका मतलब क्या है? कि हमने जो एज्यूम किया था, किया था कि एफ ऑफ जेड की ए पर जीरो है, वो गलत है, वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो ये हमारी जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गई और हमने ये कह दिया कि एफ ऑफ जेड की किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है ऑन सी।
ए हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट माना था, कोई फिक्स पॉइंट नहीं था। अगर z इक्वल टू ए पे कोई ज़ीरो नहीं आ रही तो किसी पॉइंट पर भी ज़ीरो नहीं आएगी। सिमिलरली हमने मान लिया कि f ऑफ z प्लस g ऑफ z की ज़ीरो है एट z इक्वल टू बी। z इक्वल टू बी पर अगर इसकी ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर अगर हम b की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास उस पूरे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। डेट इज़ f ऑफ b प्लस g ऑफ b इज इक्वल टू ज़ीरो। उस तरफ अगर g ऑफ p को लेके जाए तो f ऑफ b इज इक्वल टू माइनस g ऑफ p। मोड लगाएंगे तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी इक्वल। बट ऑन c पर हमें कंडीशन क्या दी हुई है, इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन वाला केस है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आने का मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया है वो गलत है। सपोज क्या किया हुआ था, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की किसी आर्बिट्ररी पॉइंट बी पर ज़ीरो है। अब क्योंकि सपोजिशन रॉन्ग आ गई तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ना तो एफ ऑफ जेड और ना ही एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की कोई ज़ीरो होगी सी पॉइंट के ऊपर, सॉरी सी की बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, पॉइंट तो हमने आर्बिट्ररी लिया था और अगर आर्बिट्ररी पॉइंट पर ही ज़ीरो नहीं आई इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक है, ये तो थी ऑन सी की बात। अभी हमने देखा कि ऑन सी पर किस तरीके से है, हमने सारा अभी ऑन सी पर स्टडी किया था और ये जो कंडीशन थी जी ऑफ जेड इज मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ जेड, ये भी किस पर था, ऑन सी पर। अब हम जो हमें प्रूफ करना है उसकी ओर चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि n और n डैश क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ z एंड f ऑफ z प्लस gz रिस्पेक्टिवली इनसाइड C। n क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ z और n डैश हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ z प्लस g ऑफ z। क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ z, सॉरी थ्योरम के अंदर क्या प्रूफ करना है, f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z के सेम नंबर ऑफ जीरोस हों। इसका मतलब n इक्वल टू n डैश हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। हाँ, अब क्योंकि f ऑफ z और f ऑफ z प्लस g ऑफ z दोनों एनालिटिक है। कहाँ पर एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन सी। ये आपके पास पूरा स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि ये दोनों फंक्शंस एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन सी। ठीक है, एनालिटिक है इसका मतलब कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। सिंगुलैरिटी नहीं है तो हमें ये पता चल गया कोई पोल नहीं होगा, क्योंकि पोल भी क्या होती है, एक तरीके की सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, अब हम अगर पोल नहीं है तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ डैश बाय एफ डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। और हमें पता है पी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। पी की वैल्यू ज़ीरो है तो हम यहाँ पर जैसे ही पी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो एन माइनस ज़ीरो एन आ जाएगा। सिमिलरली ये हमने एफ फंक्शन के लिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगाया, जब हम एफ प्लस जी फंक्शन के लिए लगा देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है दोनों वैल्यूज़। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश प्लस जी डैश अपॉन में एफ प्लस जी माइनस में एफ डैश अपॉन एफ डी जेड इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन। ठीक है, इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है। अभी ये इक्वेशन आप एक बार संभाल के रख लो और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। अब इसके आगे देखते हैं हमने किस तरीके से करना है। यहाँ तक आपका एक तरीके से आधा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने ले लिया कि फाई ऑफ जेड, हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया जिसकी वैल्यू है जी अपॉन एफ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू फाई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें बताइए कि जी जो फंक्शन है जी ऑफ जेड वो स्ट्रिक्टली लेस देन है एफ ऑफ जेड ऑन सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊं तो मेरे पास जी अपॉन एफ क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। और जी अपॉन एफ है क्या, फाई के इक्वल, यानी कि फाई मोड क्या आ गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, अब एक बार इसकी वैल्यू निकाल लो, एफ डैश प्लस जी डैश
अपॉन में एफ प्लस जी इसकी वैल्यू, ठीक है। जी फंक्शन की वैल्यू ये है, यूवी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्या आ जाएगा, पहले एफ एज इट इज़ फाई का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस में फाई एज इट इज़ एफ का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम इसको खोल देंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ फाई, ठीक है। पहली दो टर्म्स में से एफ डैश कॉमन लिया, 1 + 5 आ गया, अगली टर्म एज इट इज़ अपॉन में एफ कॉमन लिया और ये इस तरीके से एज इट इज़, अब इसको अलग अलग करके लिख दिया और मेरे पास आ गया ये, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँ ये चीज़ आप बेशक ना भी याद रखो तो भी आपका काम चल जाएगा। इक्वेशन 1 के अंदर आप देखो जो हमारे पास वैल्यू आई थी सब्ट्रैक्ट करने का, उसी का ही ये पार्ट है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इक्वेशन 1 जैसा कुछ बन रहा है मेरे पास, ठीक है। ये चीज़, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फाई डैश अपॉन में 1 + 5, और इस पूरे को मैं क्या मान रही हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या इक्वेशन 2 को 1 के अंदर यूज कर रही हूँ। एक बार मैं फिर से इक्वेशन जो मेरे पास 1 थी वो दोबारा लिख रही हूँ यहीं पे, क्योंकि वो उस पेज पे थी, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी अदरवाइज। एफ डैश प्लस जी डैश एफ प्लस जी, आपको ऐसे अलग से दोबारा दोबारा नहीं लिखनी, ठीक है। ये वैल्यू थी आपके पास। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा सी। इस पूरे की वैल्यू क्या है, फाई डैश अपॉन में 1 प्लस में फाई डी जेड इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन, ठीक है। 1/2 पाई आयोटा फाई डैश 1 प्लस फाई का इनवर्स डी जेड इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 और जो 2 थी उन दोनों से, इक्वेशन 2 की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया। अब हमें क्लियरली पता है ऊपर से कि फाई मोड की वैल्यू क्या है, <<1 <, ठीक है। फाई मोड की वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली <<1 है तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलना पॉसिबल है, क्योंकि 1 प्लस कोई भी फंक्शन हो x, हम 1 + x भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 + फाई है तो वो जो x होता है वो स्ट्रिक्टली <<1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर फाई मोड हमारे पास स्ट्रिक्टली <<1 है, तभी हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है जो एक्सपेंशन है, जो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी उसके अंदर फाई के कुछ पावर्स आएंगी, ठीक है। यानी कि फाई की पावर्स में ये जो एक्सपेंशन आएगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी और इसका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन भी क्या होगा, पॉसिबल। अभी मैं आपको करके बताती हूँ किस तरीके से। अंदर वाली अभी मैं सिर्फ टर्म को कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। अंदर वाली टर्म को कंसीडर करते हुए यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार फिर से लिख लूँ, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई डैश एज इट इज, अंदर वाला 1 माइनस फाई प्लस में फाई स्क्वायर माइनस में फाई का क्यूब डैश डैश डी जेड, ठीक है। जैसे अब मैं इसको खोलूंगी, सी फाई डैश इंटू 1 फाई डैश डी जेड माइनस फाई डैश इंटू फाई फाई डैश डी जेड, उसके बाद अगली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई स्क्वायर फाई डैश इंटीग्रेशन डी, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है, देखो गिवन क्या था हमारे पास कि एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शंस क्या है, एनालिटिक, कहाँ पर, विद इन एंड ऑन सी, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ द फंक्शंस एफ और जी मेरे पास गिवन है, एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन सी, और एफ और जी दोनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो फॉर एनी पॉइंट ऑन सी। ये कैसे आया, ये अभी आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रूव किया था कि एफ और एफ प्लस जी दोनों के दोनों फंक्शन की कोई भी ज़ीरो नहीं है, कहाँ पर, बाउंड्री पर। इसका मतलब एफ भी पूरा नॉन ज़ीरो है और जी भी नॉन ज़ीरो है, कहाँ पर, सी पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें उस पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फाई जो मैंने कंसीडर किया था जी अपॉन एफ, ये क्या हो गया, एनालिटिक, क्योंकि एफ क्या है, नॉन ज़ीरो, ठीक है।
एनालिटिक भी हो गया और नॉन जीरो। नॉन जीरो जीरो कब आता है? जब जी की वैल्यू जीरो होती है। जी पता है हमें कितना है? नॉन जीरो। इसका मतलब जो हमारे पास फाई फंक्शन है जी अपॉन एफ, ये क्या है? एनालिटिक भी है और नॉन जीरो भी है फॉर एनी पॉइंट ऑन सी। इसका मतलब क्या है कि फाई डैश जो है, सॉरी फाई जो है वो और उसके सारे के सारे डेरिवेटिव्स एनालिटिक होंगे। तो कॉची थ्योरम से मैं क्या कह सकती हूँ? बाय कॉशीस थ्योरम मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर देखो राइट साइड के अंदर जितने भी हमारे पास इंटीग्रल्स थे, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फाई और इसके ये जो डेरिवेटिव्स हैं फाई डैश, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? ज़ीरो। ठीक है, सारी वैल्यू ज़ीरो है। इसका मतलब पूरी की पूरी RHS जो थी उस इक्वेशन की वो वैनिश हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड जो है फाई डैश 1 + फाई का इन्वर्स dz, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? ज़ीरो। क्योंकि राइट साइड की सारी टर्म्स के अंदर फाई और फाई डैश है या फिर फाई की हायर पावर्स हैं, सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू थी जो कि अभी हमने ज़ीरो निकाली है, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस इक्वेशन के अंदर तो ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसका मतलब मेरे पास एन डैश माइनस एन की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका मतलब एन डैश इज इक्वल टू एन। एन क्या थी? नंबर ऑफ ज़ीरोज ऑफ एफ जेड इनसाइड सी, और ये किसकी ज़ीरोज थी? एफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की। दोनों की नंबर ऑफ ज़ीरोज इक्वल आई है। इसका मतलब क्या है? इनके सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज हैं और यही तो हमें थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। पहले तो स्टेप्स देखो, कितने स्टेप्स में हमने ये थ्योरम की है। स्टार्टिंग में हमने पहला स्टेप क्या दिखाया था कि हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन की कोई भी ज़ीरो बाउंड्री के ऊपर नहीं है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या दिखाया था? एन और एन डैश हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज लेट कर ली थी, एन एफ जेड की ज़ीरो और एन डैश एफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की नंबर ऑफ ज़ीरो। आर्गुमेंट प्रिंसिपल का यूज़ किया, वैल्यूज़ निकाली, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करी, राइट हैंड साइड को ज़ीरो दिखा दिया और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट करने पे पता चल गया कि एन डैश की वैल्यू एन के इक्वल है। और थ्योरम के अंदर हमें यही प्रूव करके दिखाना था कि एन डैश की वैल्यू एन के इक्वल है। ठीक है, जिस टाइम भी आप थ्योरम स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसको 2 बार करना, सो डैट जो इसके स्टेप्स हैं वो माइंड के अंदर बैठ जाए। थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रोशियस थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, विस्ट्रास थ्योरम। तो इतनी सारी थ्योरम्स एग्जाम के अंदर कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। आपको करना क्या है? थ्योरम्स को 4 या 5 स्टेप के अंदर शॉर्ट में लिख लो। जैसे इस थ्योरम को सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास? दिखाना कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड की कोई भी ज़ीरो बाउंड्री पे नहीं है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था? कंसीडर करना है एन और एन डैश। उसके बाद आर्गुमेंट प्रिंसिपल लगाना है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बाइनोमियल एक्सपेंशन कॉल के राइट हैंड साइड को ज़ीरो दिखाना। तो ये स्टेप्स जो है आपको लिख लेने हैं, सो डैट आपको पूरी थ्योरम थोड़ी सी शॉर्ट में हो जाए और माइंड में रखने, याद रखने में आसानी हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।